महान शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिससे विश्व को बदला जा सकता है। हमारे साथ भी एक ऐसा चेहरा आज मौजूद है हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में, जिसने दक्षिण हरियाणा का चेहरा बदलने का काम किया है, और उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये संभव हो पाया और कितनी अभी उनके सामने चुनौतियां हैं। क्योंकि शिक्षा में तमाम बदलाव की बात करें तो तमाम जो गुंजाइश बनी रहती है तमाम बदलाव की, आखिर उनको वो क्या सोचते हैं। महेंद्रगढ़ से जो एक 98 में पौधा लगाया गया था, आज कहीं ना कहीं वृक्ष बन चुका है। तमाम हरियाणा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, राजस्थान की बात करें, या तमाम हरियाणा के ऐसे जिले जहाँ आज आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उनके सीईओ इंजीनियर मनीष राव हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर आरपीएस का विजन क्या है, जो 98 में जो विजन शुरू होता है आखिर वो कितना अचीव हो पाया और उसमें अभी आगे क्या करना है। सर, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पर आए। जिस तरीके से आपने बताया कि अकेले ने ऐसा किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बाबूजी श्री ओपी यादव जी का, पूरे इलाके का, स्टाफ मेंबर्स का, सबका योगदान है। सबके योगदान से ही कोई चीज अच्छी निकल के आती है, और आपके सबके सामने है जो रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं। सर, बात करने आज दक्षिण हरियाणा, कहीं ना कहीं बेल्ट की नौकरी तक सीमित था दक्षिण हरियाणा, खासकर महेंद्रगढ़, नानोल, रेवाड़ी, ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट थे, भिवानी तक मान ले। लेकिन आज तमाम ऐसी जो की पोस्ट हैं देश की, सब पर मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के लोग। आईएएस की बात कर लें, पीसीएस की बात कर लें, आईएम की बात करें, आईआईटी, आईएम, तमाम ऐसे पद हैं जो आज मौजूद हैं। तो वो कहीं ना कहीं आरपीएस का एक बड़ा उसमें कहीं ना कहीं योगदान है, श्रेय इसको जाता है। आखिर किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो प्रदेश है जवान और किसान प्रधान प्रदेश है, और मैक्सिमम लोग जो है हमारी साइड से जवानी है, एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में। जैसे जैसे हम लोगों का कारवा आगे बढ़ा, चीजें चेंज होती गई, और इलाके के सामने है। आज ऑफिसर्स की बात कर लें तो वहां पर भी महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा ऑफिसर्स हैं। आज हम आईआईटी और मेडिकल की बात कर लें तो सबसे ज्यादा आईआईटी में और मेडिकल में भी आप महेंद्रगढ़ से और रेवाड़ी जिले से पाओगे। हर वो अच्छी सर्विस आप जो देखते हो, उस पर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लोगों का कब्जा है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। और ये भी कह सकते हैं कि इस इलाके में जो पोटेंशियल है उसको सही से डायरेक्शन मिली, और डायरेक्शन मिलने के बाद बच्चों ने मेहनत की और आज उस लेवल पर वो पहुंच गए। सर, मसला होता अंत्योदय की भावना। सरकार भी, तमाम सरकारें भी उसकी भावना से काम करती हैं। आपने भी 98 में एक सपना देखा, बाबूजी ने, ओपी यादव जी ने सपना देखा होगा कि जो गरीब बच्चा है, जो कहीं ना कहीं असुविधाओं के से जूझ रहा था, वहां पर एक वैक्स लगा। तब कितना चुनौतीपूर्ण था और यहाँ तक सफर किस तरह का रहा? देखिए, 98 से बाबूजी ने स्कूल स्टार्ट किया। उस समय सचमुच में हमारा इलाका जो है वो बहुत गरीब था। इतना गरीब था कि आप सोच भी नहीं सकते। सब लोगों ने मेहनत स्टार्ट की। हालांकि मेहनत तो पहले भी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि पहले मेहनत नहीं हो रही थी, लेकिन उसको सही दिशा सब लोगों ने मिलकर दी। उसके बाद देखते देखते बाबूजी के सानिध्य में, बाबूजी के डायरेक्शन में हम सब लोगों ने मेहनत स्टार्ट की, टीचर्स ने, इलाके ने। और मैं पढ़ रहा था, दिल्ली से वो न्यूज लगी थी, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में एजुकेशन में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका क्रेडिट जो है हम देना चाहेंगे पूरे इलाके को। एक कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिस तरह से एक सजा के तौर पर कर्मचारियों को वहां भेजा जाता था, अक्सर देखा जाता था पुराने टाइम की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आज जैसे शैक्षणिक की बात करने, तमाम इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन खुले, उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज से 25 साल पहले ऐसा सोचा जाता था, ऐसा देखा जाता था कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता था महेंद्रगढ़ जिले में, कि जाओ भाई काला पानी में भेज दो। लेकिन लोगों ने जब मेहनत करनी स्टार्ट की तो देखते ही देखते लोग खुद अपने आप ट्रांसफर करवा के ना महेंद्रगढ़ आने लगे। और अब सब आपके सामने है कि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स, एससीएस, इतनी भी बड़ी सर्विसेज है। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पूरा इलाका जो है इसको, मतलब इसका श्रेय पूरे इलाके को जाता है। सर, एक के बाद एक ब्रांच, 17 ब्रांच। लास्ट ईयर की बात करें तो जहां तक मुझे नॉलेज है 5 ब्रांच आपने नई शुरू की है। तो आरपीएस का विजन क्या है? आखिर लोग जानना भी चाहते हैं कि आरपीएस का विजन क्या है। देखिए, आरपीएस का विजन बाबूजी का विजन है, और पूरे हिंदुस्तान में अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र की तरफ हमारा देश अपने कदम बढ़ा चुका है।
और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चों की हो। ऐसा विजन है हमारा। अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि अपना पिछड़ा इलाका माना जाता था, आईआईटी एक टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग की बात कर लें, आज कहीं ना कहीं एक आरपीएस ब्रांड बन चुका है। तमाम लोग अडॉप्ट करते थे बाहर के जो ब्रांड्स होते थे, लेकिन आरपीएस ब्रांड बन चुका, तो रिजल्ट अभी कुछ रिजल्ट भी आए, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ब्रांड वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम प्रयास ही कर रहे हैं। और अभी आईआईटी मेंस का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़े गर्व की बात है, हमारे बच्चों ने 99 परसेंटाइल जो स्कोर लिया वो 34 स्टूडेंट्स हैं। और अपने आप में पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की अपने आप में ये स्कूलिंग लेवल पर एक रिकॉर्ड है। अगर हम कोचिंग की भी बात करें, कोटा में, सीकर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, अगर हम उनकी परसेंटेज निकालें 99 परसेंटाइल से ऊपर की, तो आप ये देखोगे कि आप लोग भी कैलकुलेट करें, वो लोग 2% तक लगभग दिखा पा रहे हैं 99 परसेंटाइल से अबव। और आप आरपीएस के रिजल्ट्स देखोगे तो हमारी परसेंटाइल 99% से ऊपर जो निकल के आ रही है परसेंटेज, वो 6% निकल के आ रही है। 4% का डिफरेंस, हम 4% आ गए हैं। वो सब तब हो पाया है क्योंकि बच्चे बाहर जाते थे, अब बच्चों को वहां पर बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता था। प्रेशर रिलीज करने का उनके पास कोई साधन नहीं होता था। स्कूल में सबसे बड़ी और सबसे खासियत बात क्या होती है कि बच्चा हर कैटेगरी के बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाता है। स्कूल में छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, कभी गेम्स हो गए, कभी कल्चरल एक्टिविटी होगी, कभी कोई सेमिनार हो गया, कभी वर्कशॉप होगी। तो इस तरीके से बच्चा अंगेज रहता है, तो उसके ऊपर प्रेशर कम आता है। और हाँ, सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपके चैनल से सबको बताना चाहूंगा कि अपने मम्मी पापा के सानिध्य में रहकर, दादा दादी का आशीर्वाद लेकर जो बच्चा काम करता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। और आफ्टर कोरोना तो ये चीजें देखी जा रही हैं। बच्चों को अपने पेरेंट्स की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सर, बात कर लेते, अभी कहा कि जैसे पहले देखा जाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, दिल्ली, सीकर, तमाम ऐसे थे कि जो कोचिंग एक बड़ा था कि आईआईटी जाना है तो इन कोचिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। स्कूल के जैसे आपने बताया, आपने रिजल्ट भी अभी बताया कि स्कूल और कोचिंग किस तरह से देखते हैं। और दूसरा एक बड़ा जो समस्या पेरेंट्स के सामने भी है, दूर जाते हैं बच्चे घर से, कहीं ना कहीं एक करियर दाव पे लग जाता है और फ्यूचर बर्बाद होने का डर भी उनके, तमाम सुसाइड्स के मसले आ रहे हैं। उसको उस संदर्भ की बात कर ले तो ये जो स्कूलिंग जो आपका एक कहीं ना कहीं सोच है और उसमें रिजल्ट की बात है, तो उसको कितना प्रभावित देखते हैं? मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि जो 99 परसेंटाइल से अबव 34 स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसे ही 95% से अबव 170 है और 90 परसेंटाइल से अबव 210 है। आप सबकी फेसबुक के ऊपर जाके ना, मैं तो सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, आप सभी की फेसबुक के ऊपर जाके देखिएगा कि किस किस इंस्टीट्यूट्स का क्या स्कोर है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा नॉन अटेंडिंग नहीं होता है। नॉन अटेंडिंग का मतलब होता है बच्चे का नाम यहाँ चला और बच्चा पढ़ बाहर रहा हो, ऐसा होता ही नहीं है। जो 34 स्टूडेंट्स हैं, इनमें कोई भी बच्चा ड्रॉपर नहीं है। एक और खासियत, तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी बच्चा हमारे यहाँ का कोचिंग नहीं करता है बाहर जाके ना, कोई भी बच्चा हमारे यहाँ का ट्यूशन नहीं पढ़ता है। सब कुछ बच्चे को कैंपस में ही दिया जाता है। 100% कैंपस की स्टडी है ये, आप मान लीजिएगा। तो रिजल्ट्स आपके सामने है। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट देता है। बच्चा एकेडमिक भी अच्छा कर रहा है, बच्चा कल्चरल में भी अच्छा कर रहा है और बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है। इन सबका मिक्सअप ही आपको रिजल्ट्स के माध्यम से देखने को मिल रहा है। क्योंकि तो कहीं ना कहीं जो सुसाइडल जो केस आ रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं किसी हद तक बचा जा सकता है यदि बच्चों। सर 100% मैंने बताया ना कि माँ बाप के सानिध्य में रहने से, माँ बाप के पास रहने से, दादा दादी के आशीर्वाद लेने से बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 25 से 30% बच्चों में कॉन्फिडेंस केवल और केवल अपने दादा दादी के साथ रहने भर से आ जाता है, रहने भर से। और मेरे ख्याल से भास्कर या अमर उजाला यारी भूमि में मैं पढ़ रहा था, तो 25% जो कॉन्फिडेंस आया, वो ना तो आप पैसे से खरीद सकते, ना ही आप डॉक्टर के पास जाके ना उसको हासिल कर सकते। वो कॉन्फिडेंस केवल और केवल नाना नानी, दादा दादी और बड़े बुजुर्गों के साथ रहने से ही मिल सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारे स्कूलों में बच्चों को हर तरीके से अंगेज किया जाता है। एक बच्चा परेशान सा है, 1 to 1 उनकी काउंसलिंग होती है, एक एक बच्चे के ऊपर काम होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बात रख पाता है। टीचर के सामने रख देता है, डीपी के सामने रख देता है, प्रिंसिपल सर के सामने, मैडम के सामने रख देता है, या मम्मी पापा के सामने रख देता है।
फिर ऐसा भी नहीं होता कि भाई 200-200 बच्चों की क्लास है, बहुत बड़ा ग्रुप है। नो, अच्छा सा ग्रुप रहता है, ठीक सा ग्रुप रहता है, और उसमें रिजल्ट्स आपके सामने है। पूरी की पूरी क्लास IIT मेंस में चलेगी, पूरी की पूरी क्लास। आप बहरोड में बैठे, अलवर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट रिजल्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट का पूरी की पूरी क्लास IIT मेंस क्रैक कर रही है। कट ऑफ जो है हमने पिछले साल की ली है, उसके ब्याफ के ऊपर हम ये बात कह सकते हैं। आप देखिए, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर अभी आपने बताया कि IIT और मेडिकल तमाम ये जैसे होते हैं कि कहीं ना कहीं एक सपना होता था जो लास्ट रो में जो बच्चा खड़ा होता, लेकिन वो कोचिंग के अभाव में कहीं ना कहीं जा नहीं पाता था। आपने कहीं ना कहीं उसको प्लेटफॉर्म दिया। तो अब एक तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं, और क्योंकि एक संदेश भी आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चों को एक संदेश जाए कि किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से आगे बढ़ें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट जानेंगे कि जिस तरह से चर्चाएं चल रही है नॉर्थ इंडिया में आपके रिजल्ट को, तो 99 अब कितने रहे, कैसे रहा सर? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आप इस संसार के सबसे बेस्ट बच्चे हैं, ये सोचना चाहिए। और आप जिस भी फील्ड में जाओ उसके प्रति ईमानदारी बरतो, बड़ी शिद्दत से उस फील्ड पे काम करो। आप देखना, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट थी वानखेड़े स्टेडियम से बोला था कि बच्चों को बड़े सपने लेने चाहिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को सचमुच में बड़े सपने लेने चाहिए। और हमारी तो पेट लाइन भी है जहां सपने साकार होते हैं, और मैं तो कहता हूं सबके सपने साकार होते हैं। सर राजस्थान तक आप आ गए हैं महेंद्रगढ़ से चलकर, तो RPS बियॉन्ड हरियाणा है, तो इंडिया में कहाँ तक सोचता है, और अगला जो कदम है वो क्या रहने वाला है? देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, और परमात्मा को जो मंजूर है, भगवान का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक जाते हैं वो तो समय ही बताएगा। सर सुनने में ये भी आया कि यूनिवर्सिटी जल्दी आप मिलने वाली है, तो उसके को लेकर? हाँ, यूनिवर्सिटी को लेकर ना हम लोग काम कर रहे हैं। हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हों। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बताना चाहूँगा। आज जो प्रोग्राम हुआ, हमारे यहाँ पे बंजारा बस्ती है। इस बंजारा बस्ती को हम लोग पिछले कोरोना से पहले और कोरोना के बाद इवनिंग में बच्चों को 50 to 60 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे इवनिंग में। अपने जो साउथ हरियाणा के कहीं ना कहीं जो शिक्षा के स्तर पे चेहरा बदलने का काम किया है। एक चर्चा है दक्षिण हरियाणा में कि मनीष जी कहीं ना कहीं जिस तरह से विश्व गुरु की बात करते हैं, बात अंत्योदय की करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा से एसोसिएशन भी उनका कहीं ना कहीं देखा जाता है। और कहीं ना कहीं क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है, क्या राजनीति में भी कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए सर, हमारा तो प्रयास ही रहेगा, वो तो पार्टी को देखना है। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और इस तरीके, वो कहते हैं ना कि सेवा तो शिक्षा के माध्यम से भी होती है, तो वो सेवा तो हो ही रही है। अब जैसा पार्टी हमें वो कहते हैं ना कि आदेश देगी, वो हमें मंजूर होगा। और जहाँ तक बात प्रोग्रेस की है, एजुकेशन में एक टीम काम कर रही है तब ग्रोथ हो रही है। और अगर पॉलिटिक्स में भी अगर टीम काम करेगी तो उसमें भी ग्रोथ होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे हरियाणा में। सबसे ज्यादा लोग, चाहे आप टीचिंग कम्युनिटी के ले लो, चाहे आप पुलिस भर्ती का ले लो, सबसे ज्यादा लगे। क्यों? क्योंकि अच्छी एजुकेशन है। और एक और अच्छी बात, फेयर काम है। तो जब फेयर काम हो रहा है, अच्छी पढ़ाई उन्होंने करी रखी है, तो उनका नंबर तो आना ही आना है। तो आने वाला समय सचमुच में हमारे प्रदेश का बड़ा अच्छा होने वाला है, और देश का ही अच्छा आने वाला है। अटेली लास्ट टाइम बड़ी चर्चाओं में था कि नई दिशा मिलेगी, कहीं ना कहीं शायद कोई चूक हुई जैसे भी रहा, तो क्या अभी भी अटेली ही क्षेत्र रहेगा या कुछ में बदलाव हो सकता है? क्योंकि लगातार जो वर्किंग देख रहे हैं आपकी पूरे हरियाणा में ही हो रही है, तो इवन राजस्थान तक हो रही है। देखिए, मेरा गांव कनीना है और बड़ा गांव है। हमारे बाबूजी का ये कहना था कि यार गांव की सेवा बहुत जरूरी है, अपनी जड़ें मजबूत रखें। तो मेरी तो यही कोशिश है कि अटेली ही मेरी विधानसभा हो, और उसके बाद तो फिर देखो पार्टी को सोचना है। पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, उनका सोचना, उनका समझना, तो वो लोग जो सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, उसमें जो पिछली बार टिकट नहीं मिली तो उसमें कोई चूक नहीं थी, उसमें मैं तो ये चूक नहीं मानता। पार्टी का अच्छा डिसीजन था, और उस डिसीजन का मैं सम्मान भी करता हूँ। तरह से लगातार आप शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की बात करते हैं, दिखाई भी देता है
क्या आने वाले समय में शिक्षा और सामाजिक सरोकार की बात करें तो सामाजिक सरोकार में भी आपकी, जैसे हमने आज देखा कार्यक्रम में आप लगे हुए, तो उस महेंद्रगढ़ की बात हो, क्या उसमें सामाजिक सरोकार के क्या अभी आप कर रहे हैं काम? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 134A में हम लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी छुट्टी होती है स्कूल की तो आप गेट पे चले जाएं। आप ये पाएंगे कि 134A के तहत बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं। वो लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हम लोग ईमानदारी से पढ़ाई करवा रहे हैं। कोरोना में जो जिनके पापा और मम्मी एक्सपायर हो गए थे या फादर एक्सपायर हो गए थे, जो कमाने वाला जो घर का बंदा था वो एक्सपायर हो गया था, तो उसको हम लोग, उनके बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और अप टू +2 तक पढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी गरीबी से हम लोग भी उठे हैं और बड़ी नज़दीक से हमने वो चीज़ें देखी हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके ना हम लोग एक अच्छा सा प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक सफल होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तमाम बातें हो रही हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जानते भी हैं उसको, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी आप ये देखोगे कि 3rd अर्थव्यवस्था में हम पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े देश सफर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान आज देखो आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हम ये सपना लेके चल रहे हैं कि हमारा देश अर्थव्यवस्था में भी नंबर 1 पोजीशन पे हो। तो ये सारा टीम का काम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। बच्चा कब इंटरेस्ट अपना चेंज कर ले, वो उसको मिलेगी वो फैसिलिटी। और बच्चा लाइफ में जो भी बनना चाहता है, एक पड़ाव के बाद 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद बच्चे की सोच बदल जाती है। बच्चा 10th में होता है तो सोचता है कि यार मैं तो ये ऑफिसर बनूंगा। बच्चा जैसे ही +2 में होता है, +1 में होता है, नो यार मेरे को तो IIT में जाना है। जैसे ही बच्चा +2 के बाद सोचता है, उसके बाद कहता है नहीं मेरे को तो IAS ऑफिसर बनना है। वहां पर भी फिर बच्चा 5-7 साल के बाद कहता है नहीं मेरे को तो वहां पे जाना है। तो ये एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देगी जो बच्चा चाहता है। और 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होगी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यू एजुकेशन पॉलिसी की।